नमस्कार प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं मल्हार पुस्तक कक्षा 7 पाठ 4 पानी रे पानी। इसकी व्याख्या कठिन शब्दों को पहले ही हमने पढ़ लिया है। इसके अभ्यास प्रश्नों का भी एक भाग हमने कवर कर लिया। आज बचे हुए अभ्यास प्रश्नों को देखेंगे। तो चलो क्वेश्चन आंसर देखते हैं। पहला प्रश्न है हमारे सामने, धरती की गुल्लक में जल राशि की कमी ना हो, इसके लिए आप क्या क्या प्रयास कर सकते हैं? अपने सहपाठियों के साथ चर्चा करके लिखिए। तो यहाँ बताया गया है कि जैसा कि हमने पाठ में पढ़ा था कि धरती को एक बहुत बड़ी गुल्लक कहा गया है। तो इस गुल्लक में कभी भी जल राशि, जैसे हम गुल्लक में पैसे डालते हैं उसी प्रकार धरती की गुल्लक में क्या जल राशि जो है कम ना हो, इसके लिए में क्या क्या करेंगे। नंबर 1, यहाँ देखो क्या बताया गया है कि धरती की गुल्लक में जल राशि की कमी ना हो, उसके लिए निम्न प्रयास करेंगे। नंबर 1, वर्षा जल संग्रहण प्रणाली को घर और स्कूल में लगाना। जैसे मैंने आपको बताया था कि टैंक बना के पृथ्वी के अंदर जो भी बारिश का पानी है उसको हम क्या करते हैं, स्टोर कर लेते हैं। तालाबों और झीलों को साफ रखना और कचरा न फेंकना। पेड़ पौधे लगाना ताकि भूजल रिसाव बढ़े। पानी का कम उपयोग करना, जैसे नहाते समय बाल्टी का उपयोग करना, मतलब बर्बादी नहीं करना। लोगों को पानी बचाने के लिए जागरूक करना। इस तरीके के प्रयास करेंगे तो हम धरती की गुल्लक में जल राशि की जो कमी है, अर्थात पानी जो है उसके स्तर को हम जो है घटने नहीं देंगे, उसे हम बढ़ाते रहेंगे। इस पाठ में एक छोटे से खंड में जल चक्र की प्रक्रिया को प्रस्तुति किया गया है। उस जल खंड की पहचान करें और जल चक्र को चित्र के माध्यम से प्रस्तुत करें। जैसे आप साइंस वगैरह में पढ़ते हो, ज्योग्राफी में पढ़ते हो, ठीक है, जल चक्र। वैसे हिंदी में यहाँ पर हमारी क्या बताया गया इस पाठ के माध्यम से कि ये जल चक्र की प्रक्रिया जो है आप चित्र के माध्यम से, जैसे कि यहाँ पर ये जो वर्षा जल है इसका क्या हुआ, पहले ये बाष्प बना, यानी कि गैसीय रूप में आ गया। यहाँ पानी था, यहाँ गैस रूप में आ गया। कब? जब सूर्य की किरणें पड़ी, फिर ये ऊपर पहुंच जाता है, यहाँ पर संघनन होता है, बादल बनते हैं, फिर बारिश के रूप में नीचे आते हैं और नदियों के माध्यम से फिर ये नीचे समुद्र में आ जाता है। तो ये पूरा का पूरा क्या है, जल चक्र है। इस पाठ में जल चक्र की प्रक्रिया इस खंड में दी गई है। पानी सूरज की गर्मी से वाष्प बनकर ऊपर उठता है और वर्षा के रूप में वापस धरती पर आता है। यही हमारा क्या है, जल चक्र है, जो कि हमने चैप्टर में पढ़ा था। पिछली वाली वीडियो में भी हमने जल चक्र को अच्छे से पढ़ लिया था, यहाँ हमने फिर से इसे देख लिया है। अब देखिए अगला प्रश्न दिया हुआ है, अपने द्वारा बनाए गए जल चक्र के चित्र का विवरण प्रस्तुत कीजिए। जो आपने भी जल चक्र बनाया था उसी को हमें क्या करना, व्याख्या करनी है उसकी। तो सबसे पहले क्या है, जैसे हम बाष्पीकरण कहेंगे, एवोपरेशन। सूर्य की गर्मी से नदियाँ, तालाब और समुद्रों का पानी भाप बनकर ऊपर उड़ता है, अर्थात पानी में 3 रूप में मिलता है। तो यह किस रूप में हो गया, गैस के रूप में हो गया। अब क्या है, कंडेंसेशन यानी कि संघनन। भाप ठंडी होकर बादलों में बदल जाती है। फिर उसके बाद क्या होता है, जब बादलों में बदल गई तो वहाँ ड्रॉप बन जाते हैं, यानी कि वो भारी हो जाते हैं। और वही ड्रॉप यानी कि बूंदें जो है क्या होती है, वर्षा के रूप में नीचे आ जाती हैं। वर्षा, बादल भारी होकर वर्षा के रूप में जल को वापस धरती पर गिराते हैं, कभी ओले के रूप में, तो कभी पानी के रूप में, तो कभी ओस के रूप में। फिर क्या है, संचयन और बहाव। वर्षा का जल नदियों और झीलों और समुद्रों में जाकर एकत्र होता है और ये जल चक्र की प्रक्रिया जो है पूरी हो जाती है, या यही प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है तो ये शुरू हो जाती है, यानी कि पूरा पूरा एक जल चक्र बन जाता है। आगे देखिए, कल्पना कीजिए कि किसी दिन आपके घर में पानी नहीं आया, आपको विद्यालय जाना है। आपके घर में सभी को एक सार्वजनिक नल से अपनी बाल्टी अथवा लोटे वहाँ पहुँचाते हैं और ठीक समय आपके पड़ोसी भी पानी लेने पहुँच जाते हैं। अब दोनों ही अपनी अपनी बाल्टी भरना शुरू कर देते हैं या पहले भरना चाहते हैं। ऐसी परिस्थिति में आपसे किसी प्रकार का विवाद तू मैं ना हो, यह ध्यान रखते हुए आप 5 संदेश वाक्य यानी स्लोगन तैयार कीजिए। कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि जैसे ये स्थिति तो हम सब ने कभी ना कभी फेस की होगी। अगर हमारे यहाँ पानी सही भी है, फिर भी कभी कभी नल ख़राब हो जाता है, या पानी अगर सप्लाई वाला है तो नहीं आ रहा है 2-3 दिन, उस स्थिति में पानी का इंतजाम करते हैं ना कहीं से, और फिर पानी को सबको लगता है कि हम ज़्यादा पानी ले लें या जल्दी ले लें। उस स्थिति में लड़ाई झगड़ा ना हो, हमें ऐसे 5 स्लोगन तैयार करने हैं, ऐसे ध्येय वाक्य तैयार करने हैं। जैसे पानी बांटकर भरेंगे, रिश्ते और मीठे करेंगे, ठीक है। यानी कि सब लोग, ये हमें एक तरीके से जगह जगह हम देखते हैं ना स्लोगन लिखे रहते हैं किसी चीज़ को बढ़ावा देने के लिए। पानी कम है पर दिल बड़े हैं, पहले आप भरिए। विवाद नहीं समाधान चाहिए, पानी सभी को बराबर चाहिए, यानी कि आप कह सकते हो कि एक बाल्टी सब लोग भर लीजिए। समझदारी से पानी भरें, आपसी रिश्ते और गहरी करें। पानी के संग बहे भाईचारा, यही है हमारी सबसे बड़ी तिजोरी। तो इस तरीके से आप भी कुछ शब्दों को लेकर 1-2 स्लोगन बनाने की कोशिश करेंगे। अगला देखिए यहाँ पर क्या बताया गया, सूरज, समुद्र, बादल, हवा, धरती, फिर बरसात की बूंदें और फिर बहती हुई एक नदी
और उसके किनारे बसता हुआ तुम्हारा हमारा गांव, घर या शहर। इस वाक्य को पढ़कर आपके सामने कोई एक चित्र भर आया होगा, उस चित्र को बनाकर उसमें रंग भरिए। तो जो सामान्य तौर पर हमने चैप्टर स्टार्ट किया था वहाँ पर ये सब बातें आई हुई थी, शब्द आए थे, सूरज, समुद्र। तो इन्हीं को लेकर आपको एक सीनरी बनानी है, एक ऐसा चित्र बनाना है और उस चित्र को बनाकर उसमें आपको रंग भरने हैं, आपको एक चित्र बनाना है। अगला प्रश्न है हमारे सामने, पानी रे पानी। नीचे हम सबके दिनचर्या से जुड़ी कुछ गतिविधियाँ के हैं। इन चित्रों पर बातचीत कीजिए और धरती पर पानी के संकट को कम करने में सहायक और उन चित्रों पर भी बात करें जो पानी की गुल्लक को जल्दी खाली कर देते हैं। तो यहाँ कुछ एक्टिविटी दी गई हैं चित्र के माध्यम से। इनको हमें क्या करना है, ध्यान से देखना है और इन पर चर्चा करना है, क्लास में बताना है ये पानी की गुल्लक जो है उसको जल्द खाली कर रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो अगर हम पहली बात करें, पानी के संकट को कम करने वाली गतिविधियाँ, वर्षा जल संग्रहण टैंक में पानी जमा करना। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, तालाब की सफाई और रखरखाव करना, पेड़ लगाना, भूजल रिसाव को बढ़ाना, पानी, अब भूजल रिसाव कैसे बढ़ेगा, ज़्यादा ज़्यादा हम पेड़ लगाएंगे, कम पानी से नहाना और बर्तन धोना, पानी की गुल्लक को खाली करने वाली गतिविधियाँ, नल को खुला न छोड़ना, तालाबों में कचरा न फेंकना, अनावश्यक रूप से मोटर पंप का उपयोग न करना, जंगल काटना और भूजल रिसाव कम हो जाना। तो इस तरीके की बातें जो हम चैप्टर में कर चुके हैं, पहली वीडियो में बता चुके हैं, तो यहाँ पर भी आपको देखना है। देखिए, ये हम बाल्टी का उपयोग कर रहे हैं। अगर हम लगातार शावर से या इससे, जो आप देखा होगा अपने पाइप से लोग है ना, पाइप चला लेते नहाते हैं तो पानी वेस्टेज होता है। तो इसमें तो आवश्यकता अनुसार ही हम नहाएंगे। ठीक है, पौधे लगाना ये भी अच्छी बात है। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये आपको दिख रहा होगा, ओवरफ्लो हो रहा है पानी। ठीक है, यहाँ देखिए तालाब बना रहे हैं, ये टैप खुला है ना, और ब्रश करते समय में क्या करना चाहिए, पहले में टैप को थोड़ा सा पानी रख लें, ऐसे ओवरफ्लो नहीं होना चाहिए, खुला नहीं होना चाहिए नल। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर भी बाल्टी का उपयोग करें या मोटर वगैरह जो ये है ना, इसका उपयोग ना करें। पेड़ पौधे लगाना अच्छी बात है। इस तरीके से पानी जो पाइप से धोना, ये भी क्या है, आवश्यकता से अधिक पानी खर्च होगा। ठीक, यहाँ पर देखिए, इस वाली एक्टिविटी में आप सोचिए ज़रा क्या है, इसमें कहीं पानी नहीं दिख रहा है पर ये लाइट है, लाइट का उपयोग हो रहा है। अब लाइट का उपयोग, लाइट भी हम क्या करते हैं, पानी से बनाते हैं बिजली। ठीक है, उस बिजली का हम दुरुपयोग कर रहे हैं। ग्लास में कोई बच्चा नहीं बैठा है, फिर हमने लाइट ऑन कर रखी है। तो इस तरीके की चीज़ें भी हमें नहीं करनी है। सभी को अपनी आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त पानी कैसे मिले, इस विषय पर एक परिचर्चा का आयोजन करें। परिचर्चा के मुख्य बिंदुओं का आधार बनाते हुए एक रिपोर्ट तैयार करें। देखिए, परिचर्चा की रिपोर्ट क्या है, सभी को अपनी आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त पानी कैसे मिले। यहाँ पर हम सबसे पहले रिपोर्ट में मैंने बताया था कि जब रिपोर्ट तैयार करते हैं तो क्या होना चाहिए, पहले स्थान है, सबसे पहले आपने अपनी क्लास डाल दी, उसके बाद जो भी तिथि होगी आप डेट डाल दो। आयोजक कौन है, विज्ञान एवं पर्यावरण क्लब, कहाँ पे आयोजक हो रहा है ये। मुख्य बिंदु क्या है, जल का महत्व। सभी ने यह माना कि पानी जीवन का आधार है और इसके बिना जीवन असंभव है। फिर जल संकट, कई विद्यार्थियों ने बताया कि आज जल की कमी एक बड़ी समस्या बनती जा रही है, जिसके कारण और अधिक उपयोग और बर्बादी है। जिसका कारण क्या है, और अधिक उपयोग और बर्बादी। जल संरक्षण के उपाय, वर्षा जल संचयन, नलों को खुला न छोड़ना, घर, विद्यालय, उद्योगों में पानी का विवेकपूर्ण उपयोग करना, अर्थात दुरुपयोग नहीं करना। पेड़ पौधों को जरूरत से ज़्यादा पानी न देना। सामूहिक जिम्मेदारी, यह विचार सामने आया कि पानी बचाने की जिम्मेदारी केवल सरकार की नहीं है बल्कि हर नागरिक की है। नारा, जल है तो जीवन है, जल नहीं तो कुछ नहीं। ठीक है, इस तरीके से हमने एक रिपोर्ट तैयार की है। क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया कि आपके घर में एक दिन में औसतन यानी कि लगभग एवरेज पानी कितना खर्च होता है। अपने घर में पानी के उपयोग से जुड़ी एक तालिका बनाइए। इस तालिका के आधार पर बताइए, मतलब आपको एक टेबल बनाना है कि जैसे पीने का पानी, खाने बनाने का सामान, नहाने का। तो इस तरीके से अपने एक टेबल बना लो और आप जोड़ो कि घर में आप कितने सदस्य हो, लगभग कितना पानी खर्च हो जाता है। आपको एग्जैक्ट नहीं, लगभग बता देना है अंदाज़ा लगाकर। हाँ, मैंने ये जानने की कोशिश की है कि मेरे घर में एक दिन में औसतन कितना पानी खर्च होता है। नीचे तालिका दी गई, जैसे पीने के पानी के लिए 15 लीटर। कितने सदस्य हैं, 5 सदस्य, लगभग 3 लीटर। इसलिए हमने इसको क्या मान लिया, लगभग। हो सकता है कोई 2.5 लीटर पीता हो, कोई 3.5 पी लेता हो। खाना बनाने के लिए लगभग 20 लीटर, सब्जी धोना, दाल चावल पकाना, बर्तन धोना आदि। नहाना या स्नान 60 लीटर। ठीक है, 5 सदस्य हैं, 12 लीटर मान के चलिए। इसी प्रकार से आगे देखिए, कपड़े धोने में 40 लीटर हो गया। ठीक है, बर्तन धोने में 25 लीटर, शौचालय में 30 लीटर, सफाई घर आंगन में 20 लीटर। तो इस तरीके से हमने अंदाज़ा लगाया है। आप भी इसको कम या बढ़ा सकते हो सदस्यों के अनुसार। ठीक है,
आगे देखिए, पानी बचाने के उपाय माँ, पिता और घर के अन्य सदस्य द्वारा अपनाया गया है। ठीक है, पानी बचाने का जो उपाय है, जैसे स्नान में बाल्टी का उपयोग करना, शावर का नहीं, क्योंकि उसमें पानी ज़्यादा वेस्ट हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। नलों को ज़रूरत के समय ही खोलना और बंद करना। बचे हुए पानी जैसे कपड़े धोने या बर्तन धोने के बाद उसे पौधों में डालना। जैसे आपने सुना भी होगा, आजकल क्या करते हैं, बताया जाता है कि हम अपना किचन में जो भी दाल चावल कुछ भी धो रहे हैं, इसका पानी अगर अपने गमलों में डाल देते हैं तो वो पानी जो है उन पौधों के लिए एक तरीके से पोषक तत्वों का काम करता है और पानी की कमी को भी पूरा कर देता है। अगर कहीं कोई नल लीक हो रहा है तो उसे तुरंत ठीक कराएं, क्योंकि लगातार पानी टपकते रहेगा तो आपकी टंकी खाली हो जाएगी, है ना। या फिर पानी बर्बाद हो रहा है, अगर आपने छत पे टंकी नहीं रखी है तो पानी बर्बाद हो रहा है, और टंकी रख रखी है तो टंकी खाली हो जाएगी आपकी, पानी बर्बाद होगा। वर्षा जल संग्रह, छत पर गिरने वाला जो पानी है उसको इकट्ठा करना, बारिश का जो भी पानी है। पीने का पानी सही मात्रा में लेना ताकि बर्बाद ना। अक्सर देखा होगा छोटे बच्चे क्या करते हैं, पूरा ग्लास भर के ले लिया पानी और उसमें से जरा सा पानी पिया, पूरा उठा के फेंक दिया, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो उतना ही पानी दें, अगर छोटा बच्चा है या जितनी प्यास हो आपको उतना ही पानी में लेना चाहिए। आगे देखिए, क्या पानी का उपयोग अनावश्यक रूप से किया जा रहा है? यदि हाँ तो कैसे? हाँ, पानी का उपयोग कई बार अनावश्यक रूप में किया जाता है। उदाहरण के लिए नल खुला छोड़ देना, हम सबको पता है। अभी हमने देखा भी था एक्टिविटी के रूप में कि दांत साफ करते समय या हाथ धोते समय आपने हाथ में साबुन लगाया, फिर आप उसे हाथ को रब कर रहे हो, तब तक आपका टैप चल रहा है। या आप जब तक दांतों ब्रश कर रहे हो, दांत साफ कर रहे हो, नल खुला हुआ है। इसी प्रकार स्नान आदि के पानी के खर्च करते समय कि शावर या टंकी या टैप खुला हुआ है और वो बह रहा है। बर्तन कपड़े धोते समय भी ऐसा ही अक्सर देखा गया है। वाहन धोते समय पाइप से पानी बहाते रहना, जबकि बाल्टी से कम पानी का प्रयोग होता है, क्योंकि अगर आप साफ कर रहे हो तो बाल्टी का पानी तब नहीं, लेकिन पाइप चल रहा है तो वो फुल लगातार चल रहा है। बाग बगीचे में पौधे में अधिक, जरूरत से ज़्यादा अधिक पानी देना है। इन आदतों के कारण पानी बहुत बर्बाद या व्यर्थ हो रहा है। हमें चाहिए कि पानी का उपयोग सिर्फ आवश्यकता अनुसार और सोच समझ कर करें, क्योंकि पानी की समस्या अगर हो गई तो ये बहुत ही गंभीर स्थिति होने वाली है। आगे देखिए, यहाँ पर कुछ दिया हुआ है एक्टिविटी के रूप में। आपके घर में दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पानी का संचयन कैसे और किन पात्रों में किया जाता है? जन सुविधा के रूप में जल, नीचे दिए गए, ध्यान से देखिए चित्र। देखिए यहाँ पर ये पानी की जब दिक्कत होती थी, इस तरीके से लोग बाल्टियों लगा लगा के, इतनी परेशान होना पड़ता लोगों को, सुबह ही अपना लाइन लगा लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, अब ये पानी का टैंकर के रूप में सरकार कई बार क्या करती है, टैंकर भेजती है, तो वहाँ पर भी या सरकारी हैंडपम्प वगैरह वहाँ से आ रहा है या फिर टैंकर के रूप में आ रहा है, दूर दूर से लोग लेकर आते हैं तालाबों में, है ना। ये देखिए कैसे ढोके ले जा रहे हैं। अब बताइए आप कि इतना पानी तो आप कितना वेस्ट कर देते हो। अब जब ऐसे पानी लेके आना पड़ता है तब आपको पानी की अहमियत पता चलती है। ठीक उसी प्रकार से आपको ये ट्रेन दिख रही है, ये जो डब्बे दिख रहे हैं, जैसे पेट्रोल वगैरह आती है, उसी प्रकार से बहुत सारी ट्रेनों से ऐसी जगह पर पानी पहुँचाया जाता है जहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत है, तो ये पीने के पानी को इस तरीके से पहुँचाया जाता है। देखिए, हमारे घर में पानी का संग्रहण बाल्टी, टंकी, मटके में किया जाता है। टंकी की मदद से ऊपरी मंजिल पर भी पानी को पहुंचाना होता है। जल आपूर्ति की स्थिति चित्रों के आधार पर विवरण कीजिए, जो कि हमने अभी देख लिया। इन चित्रों से स्पष्ट होता है कि बहुत सारे लोग पानी की कमी से जूझ रहे हैं। कहीं लोग टैंकर से पानी भर रहे हैं, तो कहीं नदियों, पोखर मीन्स तालाब, तो कहीं जल रेल द्वारा पानी पहुँचाया जा रहा है। यह स्थिति बताती है कि जल संकट बहुत गंभीर है और यह सब जगह पर्याप्त जल आपूर्ति नहीं हो पा रही है। हमें जल बचाने की आदत डालनी चाहिए और जल संरक्षण के उपाय अपनाने चाहिए, जैसे वर्षा जल का संचयन, है ना, टपक सिंचाई, जैसे आप एसएसटी में देखेंगे, जैसे स्प्रिंग वाली सिंचाई बताया गया है ना, या इस तरीके से हल्का हल्का पानी का रिसाव। तो ये कई तरीके के उपाय हैं जहाँ हम पानी की कमी से, आज भी खेती ऐसे ही की जाती है, तो इनका उपयोग हम, ऐसा नहीं कि हमारे पास पानी है तो हम उसको ज़रूरत से ज़्यादा बर्बाद करें। तो वहाँ पर भी अगर इसका उपयोग करेंगे, सदुपयोग करें हम पानी का, तो ये पानी पर जो धरती में लगातार वाटर लेवल आप देखते हो कि कम होता चला जा रहा है, वो स्थिति नहीं आएगी। आगे देखिए पाठ में मूल स्तर से कम होने के कारण कुछ बताए गए हैं। जैसे पानी का है ना, तालाबों में कचरा फेंक कर भरना, मूल स्तर कम होने के और क्या क्या कारण हो सकते हैं, पता लगाइए, कक्षा में प्रस्तुत कीजिए। इशारे के लिए आप अपने सहपाठियों, शिक्षकों और घर के सदस्यों की सहायता ले सकते हो। यहाँ पर एक तरीके से बताया गया है कि मूल रूप से, यानी कि ये बर्बादी तो कर ही रहे हैं, पर और कौन कौन से कारण हैं जिनकी वजह से हमारा जो वर्षा जल, यानी कि वर्षा में जो जल आता था उसको हम क्या करते थे, पृथ्वी की गुल्लक को भर लेते थे, पर आज ऐसा नहीं हो पा रहा है। इसका मूल कारण क्या है? तो पाठ में बताया गया है कि भूजल का स्तर, मूल कारण कम होने के अन्य कारण इस प्रकार है। अत्यधिक भूजल दोहन, खेती की सिंचाई और पानी के लिए ज़मीन के नीचे से ज़रूरत से ज़्यादा पानी निकालना। पहले आप देखते थे कि कभी कोई एक आध हैंडपम्प होता था गाँव में, और समर वगैरह भी लोगों के गांव में एक दो होती थी,
पूरे खेतों में सिंचाई, जितने भी लोग होते थे उन्हीं एक के ट्यूबवेल से या फिर समर से पानी सिंचाई होती थी। आज हर कोई अपने खेत में एक समरसेबल लगवा के बैठा हुआ है, ट्यूबवेल लगवा के बैठा हुआ है, उसमें गवर्नमेंट की बहुत सारी फैसिलिटी मिल जाती है, लोग अपने ही खुद की समर से, उससे क्या होता है पानी अत्यधिक मात्रा में उसका उपयोग करते हैं आवश्यकता से ज़्यादा। उसी प्रकार से वर्षा का कम होना, लगातार हम क्या कर रहे हैं, पेड़ पौधों को काट रहे हैं। जो पेड़ पौधों को काट रहे हैं इससे क्या असंतुलन हो गया है, जिसके कारण बहुत अधिक गर्मी पड़ रही है, सूखा बढ़ता चला जा रहा है। तो ये भी एक क्या हो गया है कि भूजल यानी कि पानी का जो स्तर है लगातार कम होता चला जा रहा है। वनों की कटाई, पेड़ पौधों वर्षा का पानी जमीन में उतरने में मदद करते हैं, उनकी कमी से जल स्तर घटता है। इसी प्रकार आप देखते हो कि और भी कारण है, जैसे कि पाठ में बताया गया था कि तालाब वगैरह को हम क्या कर रहे हैं, कचरे से भर दे रहे हैं और उसके ऊपर कोई ना कोई बिल्डिंग खड़ी कर दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर दिया है कंक्रीट और सीमेंट का फैलाव। शहर और गांव की ज़मीन जो है लगभग सब जगह पक्की हो चुकी हैं। अब कच्ची ज़मीन में पानी क्या रिस जाता है, अंदर पहुंच जाता है, जो कि पक्की सड़कों पर ऐसा नहीं हो पा रहा है। तालाब, कुएं, नदियों की उपेक्षा, यानी उपेक्षा का मतलब क्या है, उनको निगलेक्ट किया जा रहा है, उन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। लोग ना तो नए तालाब बनवा रहे हैं, ना ही कुएँ खोदे जा रहे हैं। और जब इसमें तालाब जो है उनको ख़त्म कर दिए, कुएँ ख़त्म कर दिए, कचरे से पाट दिया है, तो क्या हो रहा है कि प्राकृतिक रूप से जो वर्षा जल इकट्ठा होना चाहिए इसमें, और वह भूमिगत जल जो है धीरे धीरे रिस कर धरती की गुल्लक भर जाती है, वो नहीं हो पा रहा है। प्राकृतिक जल स्रोत सूखने या भर जाने से भूजल स्तर नहीं बढ़ता है। इसलिए हमें वर्षा जल संचयन, वृक्षारोपण, जल स्रोत की रक्षा करनी चाहिए। यानी कि नए नए तालाब, कुएँ या जो तालाब हैं उनकी हमें प्रॉपर क्या करनी चाहिए, रक्षा करनी चाहिए, उनकी सफाई करानी चाहिए और उनमें समय समय पर जो है देख रेख करनी चाहिए। इसी प्रकार से पेड़ पौधे लगाने चाहिए। और भी कई तरीके हैं जिनसे हम वर्षा जल को या फिर पृथ्वी के जो भूजल संचरण है उसको हम क्या कर सकें, पूरा कर सकें। आगे देखिए, भूजल स्तर की कमी से हमें आजकल किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। भूजल स्तर की कमी से हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे पीने का पानी कम होना, हैंडपंप और कुएं सूख जाना, खेती पर असर पड़ना, सिंचाई के लिए पानी न मिलने से फसलें खराब हो जाने, सूखा पड़ रहा है। शहरों में पानी की किल्लत, टंकी और सप्लाई का पानी सीमित हो जाना, पशु पक्षियों को भी पानी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। पानी महंगा होता चला जा रहा है। आप देख रहे हो कि बोतलों में पानी पैक होके आने लगा है। जो पानी 1-2 रुपये लीटर था, आज भाई आप 20-25 रुपये की बोतल खरीदते हो। इस तरह भूजल की कमी हमारे जीवन, खेती और पर्यावरण तीनों पर प्रभावित हो रही है, प्रभावित कर रही है। आगे देखिए, आपके विद्यालय, गांव, शहर के स्थानीय प्रशासन द्वारा भूजल स्तर बढ़ने के लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं, पता लगाइए। प्रशासन के प्रयास कौन कौन से हैं। वर्षा जल संग्रहण के लिए स्कूल और सरकारी भवनों में टैंक बनाए जा रहे हैं। तालाबों की सफाई गहरा करने की योजना, पेड़ लगाने का अभियान चलाया जा रहा है। भूजल उपयोग पर नियम बनाए जा रहे हैं, जैसे अधिक गहरे बोरवेल पर रोक। आगे देखिए, अब बताया गया वर्षा जल संग्रहण। वर्षा के जल को एकत्र करना और उसका भंडारण करने के बाद में प्रयोग करना जल की उपलब्धता में वृद्धि करके एक उपाय है। मैंने आपको बताया था कि तमिलनाडु जैसे राज्यों में क्या हो रहा है कि छत पर जो है टंकी को कंपलसरी कर दिया, जिससे कि वर्षा का पानी उसमें इकट्ठा हो सके। अब इस उपाय द्वारा वर्षा जल एकत्र करने को वर्षा जल संग्रहण कहते हैं। वर्षा जल संग्रहण का मूल उद्देश्य यही है कि जहाँ गिरे वहीं एकत्र कीजिए। वर्षा जल संग्रहण की एक तकनीकी इस प्रकार है। छत के ऊपर वर्षा जल संग्रहण। इस प्रणाली में भवनों की छत पर एकत्रित जल को पाइप द्वारा भंडार टंकी में पहुंचाया जाता है। इस जल में छत पर उपस्थित मिट्टी के कण मिले जाते हैं। उपयोग करने से पहले से स्वच्छ करना आवश्यक होता है। मतलब हमने एक टैंक बनाया छत पे, इसमें वर्षा का पानी गिरा, इसको इकट्ठा किया, फिर इसको फिल्टर लगा के साफ़ करके पाइप के माध्यम से हम इसको कहाँ ले गए, टंकी में, और इस टंकी से हमने क्या किया, इसको उपयोग किया। आगे देखिए, अपने घर या विद्यालय के आसपास, मोहल्ले, गांव में पता लगाइए कि वर्षा जल संग्रहण की कोई विधि अपनाई जा रही है या नहीं। यदि हाँ तो कौन सी विधि है, इसके विषय में लिखिए। यदि नहीं तो अपने शिक्षक या परिजन की सहायता से इस विषय पर समाचार संपादक को एक पत्र लिख दिए। तो अभी जैसा कि हमने बताया आपको कि बहुत जगह वर्षा जल संग्रहण की प्रणालियाँ जो है अपनाई जा रही हैं। अगर नहीं है तो इसके लिए हमें क्या करना है, शिक्षक या अपने मोहल्ले पड़ोस में परिजनों से बात करके समाचार पत्र में क्या करें, इसका एक नोटिस निकलवाएं। ठीक है, जब संपादक को ये पत्र पहुंचेगा तो इस ओर उनका ध्यान जाएगा और लोगों को जागरूक करने का एक काम होगा और लोग इस तरीके से इसका उपयोग करेंगे। यदि वर्षा जल संग्रहण की विधि अपनाई जा रही है, हमारे विद्यालय मोहल्ले में वर्षा जल संग्रहण की विधि अपनाई गई है। विद्यालय की छत पर गिरने वाला पानी पाइप के द्वारा एक बड़ी टंकी में इकट्ठा किया जाता है। इस पानी का उपयोग शौचालय, पौधों को सींचने,
सफाई आदि के काम में लिया जाता है। कुछ घरों में छत का पानी सीधे ज़मीन में बने सोख्ता गड्ढे यानी कि सोक पिट, यानी कि जो मैंने बताया था ना कि ज़मीन के अंदर गड्ढे बनाए जाते हैं और उसमें पानी जितना भी उस कैंपस का, उस जगह का होगा, उसमें आ जाएगा। पाइप के माध्यम से जगह जगह नालियाँ बनाएंगी और वो नालियाँ जोड़ दी जाती है। भूजल स्तर बढ़ता है। इस तरह वर्षा के जल को व्यर्थ जाने से बचाया जा सकता है। आगे देखिए, यदि वर्षा जल संग्रहण की कोई व्यवस्था नहीं है तो हमें संपादक को पत्र कैसे लिखना होगा। सेवा में संपादक महोदय, राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र, विषय वर्षा जल संग्रहण के आवश्यकता के संबंध में। महोदय, मैं आपके समाचार पत्र के माध्यम से लोगों का ध्यान वर्षा जल की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। हमारे विद्यालय, गांव, मोहल्ले में वर्षा जल बिना उपयोग के बहकर नालियों, सड़कों में चला जाता है। यदि इस पानी को टंकी या सोख्ता गड्ढे में जमा किया जाए तो भविष्य में पानी की कमी को दूर किया जा सकता है और भूजल स्तर भी बढ़ेगा। अतः आपसे निवेदन है कि अपने पत्र के माध्यम से लोगों और प्रशासन को इस दिशा में ठोस कदम उठाने के लिए प्रेरित किया जाए। भवदीय आपका नाम यहाँ पर जो भी है कक्षा डाल के। तो इस तरीके से संपादक मोड, सिर्फ एक समस्या यही नहीं है, प्रदूषण की समस्या, सफाई की समस्या आदि समस्याओं को ऐसे आप संपादक को पत्र लिख सकते हो। आगे देखिए, अब यहाँ पर एक पहेली दी गई है। जल के प्राकृतिक स्रोत वर्षा, नदी, झील, तालाब। दिए गए वर्ग में जल और इन प्राकृतिक स्रोतों के समानार्थी शब्द ढूंढने हैं। ठीक है, तो इसमें आप देखिए, आप खुद से करिए से, फिर हम बताते हैं इसे। देखिए, यहाँ पर बहुत सारे पर्यायवाची दिए हुए हैं। जैसे वर्षा की बात करते हैं तो अम्बुद दिया हुआ है, मेह दिया हुआ है। ठीक है, इसी प्रकार से नदी का देखिए आप, ये आप खुद से करिए तो आपको मजा आएगा ज़्यादा। ठीक है, पानी से संबंधित गीत या कविताओं का संकलन कीजिए जैसे, और उसमें से कुछ अपनी कक्षा में प्रस्तुत कीजिए। इसके अलावा अपने परिजनों एवं शिक्षकों अथवा पुस्तकालय, इंटरनेट की सहायता भी ले सकते हो। छोटी सी कविता है भाई। बिन पानी सब सूना है, जल ही जीवन का गहना है, हर बूंद को बचाना होगा, धरती को फिर से सजाना होगा। रहीम के दोहे देखिए। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। इस तरीके से आपने कविता बचाओ बचाओ पानी। ठीक है, कक्षा उपयोग के लिए सरल कविता है। बूंद बूंद है अनमोल, इसे न करो यूं गोलमाल, नल खुले न छोड़ो कभी, बर्बादी की ना हो वजह अभी, जल ही जीवन का है नाम, इसे बचाना है काम तमाम। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने कुछ शब्दों को पिरो कर कोई कविता बना सकते हो यहाँ से भी। तो इस तरीके से हमने ये जो क्वेश्चन आंसर थे उनको देखा है आज।